हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और आप सबको पता है कि हमने इससे पहले आपको बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस स्टडीज़ एन सी ई आर टी ये हमने कंप्लीट कराई और इसके साथ ही हमने आपको NCERT ये कंप्लीट करा दी, ठीक है। और हमने आपको इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपने आपने कई बार कमेंट करके कहा कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप हमें प्रोवाइड कराइए। इसी क्रम में हम इससे आपको वीडियो को बना रहे हैं और इसमें आपको सभी क्वेश्चन जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के दिए गए थे, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके सल्यूशन हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सभी सल्यूशंस आपके गूगल बेस्ड आंसर्स हैं। आप चाहें तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं उनके जो आंसर हैं, कोशिश की है कि वही आंसर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको सटीक भाषा में मिल जाएं, उनको कंसोलिडेट करके यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। खास बात यह है कि इन क्वेश्चनों में जो आंसर दिए गए हैं वो आपके सटीक आंसर हैं और इन्हें आप याद करके इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में अच्छे नंबर ला सकते हो। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि आप ट्वेल्थ में हैं, ट्वेल्थ और कॉमर्स स्ट्रीम है आपकी। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। इन 5 सब्जेक्ट में हमने कहा था कि पांचों सब्जेक्ट को आप बराबर बराबर तैयारी करते रहिए, क्योंकि सभी आपके 100 के होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स सब में 100 हैं, यानी किसी भी पेपर को आप कम मत समझिए, क्योंकि सभी का वेटेज समान है। आप हिंदी में अच्छे नंबर लाएंगे तो भी आपके टोटल मेरिट को बढ़ाएगा। और जैसे पहला सब्जेक्ट आपका है हिंदी, हिंदी में आप सदैव सामान्य हिंदी पढ़िए, ठीक है। सामान्य यानी जनरल जो हिंदी होती है वो आपके लिए होती है। एक साहित्यिक हिंदी होती है जो आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, यहाँ पे आप सदैव सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी कहीं कहीं पे केवल हिंदी के नाम से जाना जाता है। फिर आपके पास इंग्लिश है, किन्हीं स्टूडेंट्स का कंप्यूटर हो सकता है। इसके बाद अकाउंटेंसी है, इसके बाद बीएसटी है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है, या कहीं कहीं पे मैथ्स भी चलता है, या कंप्यूटर कुछ बच्चों ने ले रखा है। इस क्रम में आपके 5 सब्जेक्ट हैं और सभी में आपको 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो अधिकतम 100 मार्क्स देगा। आप हिंदी अच्छी तैयार करेंगे, आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि बैलेंसिंग करके चलना है, जिससे कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी आ जाए। टोटल जो परसेंटेज बनेगी वो इन्हीं सब पर बेस्ड होगी, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आप सभी सब्जेक्ट इस समय बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और किसी में कोई लापरवाही नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, आगे हमें कहना ये है कि जो हमने क्वेश्चंस आपने कहे थे कि उनके आंसर्स आप प्रोवाइड करा दीजिए, वो हमने प्रोवाइड कराए हैं। इनके आंसर आपको एक ओवरव्यू लेते चलते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा और आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है। इन सब को या तो प्रिंट आउट फॉर्म में ले लीजिए, या आपको पीडीएफ फॉर्म हम आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दे देंगे, और या इनको आप इनका आंसर आप फ़ोटो कापी भी करा सकते हो, यानी इसकी फ़ोटो कापी लेकर के भी पढ़ सकते हो, हार्ड कापी के रूप में भी पढ़ सकते हो। देखिए, आपका होता क्या है कि जो आपके जो अर्थशास्त्र है उसमें जो वेरी शार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 4 नंबर में होते हैं, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन हमने दिया था, मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए, ठीक है। तो मांग का नियम सभी को पता है कि मांग का नियम जो होता है, मांग के नियम की मुख्य मान्यता यह है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है, प्राइस, ठीक है। पी प्राइस
और मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब है जब मूल्य बढ़ते हैं तो मांग घटती है। और जैसे आपने कहा कि ये क्यू है यानी क्वांटिटी है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ज़ीरो है, और ये आपका पी है, प्राइस है। यदि किसी वस्तु के मूल्य यदि कम होंगे तो मांग बढ़ेगी यानी डिमांड बढ़ेगी। तो क्या हो गया, विपरीत संबंध हो गया। कहने का मतलब यदि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है। तो डिमांड कम होने का इसी को हम कहते हैं अन्य सभी कारण स्थिर रहें तो ये नियम लागू होगा। इसको सेट्री पैरिबस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता की आय, पसंद, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जनसंख्या का आकार, भविष्य की कीमतों की उम्मीदें शामिल हैं। यानी भविष्य में जो कीमतें हैं उनका जो उपभोक्ता है वो क्या उम्मीद लगाए बैठा है कि बढ़ेंगी या घटेंगी, क्योंकि ये कारक कीमत की अलावा मांग को भी प्रभावित करते हैं। तो ये अन्य बातें सब मान रहे हैं। यदि मांग का नियम लागू हो रहा है, कहने का मतलब है कि मूल्य बढ़ने पर अगर मांग घटती है तो यह नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातें समान रहें, सेट्री पैरिबस रहें। मांग के नियम की जो मान्यताएं हैं क्या है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है, उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएं समान रहनी चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी नहीं बढ़नी चाहिए। संबंधित वस्तुएं आपको पता है कौन सी होती हैं, जो एक साथ मांगी जाती हैं, वे सब संबंधित वस्तुएं होती हैं। उनके मूल्य यदि बढ़ते घटते हैं तो प्रभाव पड़ता है दूसरी वस्तु की मांग पर। जनसंख्या के आकार और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भविष्य की कीमतों में परिवर्तन की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं की गुणवत्ता स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु सामान्य हो यानी नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए। निश्चित अवधि हो, एक निश्चित अवधि पर एक लंबी अवधि बाद सभी वस्तुओं के मूल्य घट बढ़ जाते हैं। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। हमने जो डिटेल देने की कोशिश की है उसमें मैक्सिमम आंसर दिया है। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना वहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसे आप देखिए, आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में आ जाए, मान लो 6 नंबर में भी आ जाए, 6 मार्क्स में आ जाए तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। आपको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, एक व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। व्यष्टि का मतलब है माइक्रो, इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का मतलब है कि छोटी छोटी जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करें, यानी सभी एक टोटल में से, कुल में से कुछ एक इकाई या एक निश्चित कुछ इकाइयों का अध्ययन करना, तो वो व्यक्तिगत कहलाता है, उसी को हम माइक्रो कहते हैं। जैसे फर्म है, ठीक है, तो एक फर्म का अध्ययन किया जाए, एक उपभोक्ता के बारे में जानना जाए कि वो उपभोक्ता क्या पसंद करता है, तो ये माइक्रो होगा। समष्टि का मतलब संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत का मतलब पूरा देश हो सकता है, एक पूरा विश्व हो सकता है। उसमें क्या है टोटल, जैसे राष्ट्रीय आय एक देश की क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, संपूर्ण आय रोजगार क्या है, इसको हम देखेंगे तो इसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहेंगे। समष्टि का मतलब सब मिला के, ठीक है। अध्ययन स्तर इनमें देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या लिखा है, यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो, क्या कहते हैं यहाँ पे, माइक्रो, ठीक है। तो अब ये समष्टि में है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो, ठीक है। तो जो आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसके दो भाग हैं, ठीक। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र, क्या है, पीपीसी, ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखनी। अब हम समझते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र एक आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जो दो वस्तुओं के उत्पादन के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी दो वस्तुओं का उत्पादन, एक संबंधित जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों से दो वस्तुओं का उत्पादन,
कितना हो सकता है। एक वस्तु के उत्पादन के बढ़ने पर दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है, इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसका सदैव ढलान क्या होगा, नकारात्मक होगा। ठीक, पहला अवतल आकार होगा। ठीक है, अवतल आकार का मतलब होता है इस टाइप से। ठीक है, और ऊपर से नीचे को घटना, इसी को हम कहते हैं नकारात्मक ढलान। यानी एक अगर कोई एक पार्ट घटता है तो दूसरा बढ़ता है। जैसे एक दो वस्तुएं हैं, एक्स है और वाई है। ठीक, तो एक्स अगर कम होगी तो वाई बढ़ेगी। संसाधनों की सीमितता, फिर है अवसर लागत, पूर्ण रोजगार, अपरिवर्तित तकनीकें, दो वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, ये आपकी इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। फिर है क्वेश्चन, सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर कीजिए। ठीक है, आपको ये लगना लग रहा है कि बहुत तेज सर पढ़ा रहा है। हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, और आप चूँकि पूरे जो क्वेश्चन है टोटल हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कंप्लीट इसमें कवर हो जाए, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए एज इट इज़। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कास्ट क्या कहते हैं, सीमांत लागत को। औसत लागत को क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसको एम कॉस्ट के नाम से जानते हैं, एम सी। ठीक है, और ऐसे ही औसत लागत है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ठीक, में अंतर कीजिए। अब समझिए कॉस्ट क्या होती है, लागत क्या होती है। आप लागत सुने होंगे। लागत का मतलब किसी वस्तु को के उत्पादन में लगने वाले संसाधनों का कुल मूल्य। ठीक है, तो उसे लागत कहते हैं। यानी कोई वस्तु यदि बनती है तो उसमें कुल खर्चा कितना आता है, उसे हम लागत कहते हैं। अब सीमांत क्या होता है और एवरेज क्या होता है। औसत का मतलब होता है कि मान लो किसी 10 इकाइयों को बनाने में, 10 यूनिट्स को बनाने में यदि 1,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो औसत कितना होगा, 1,000 रुपये को 10 से भाग करें तो औसत आएगा, एवरेज कॉस्ट आएगी, एवरेज कॉस्ट आएगी 100 रुपये। ठीक है, तो औसत का मतलब था कुल जो खर्चा है उन्हें इकाइयों की संख्या से भाग दे दिया जाए। अब सीमांत के समझ लेते हैं। सीमांत क्या होता है। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत, जबकि औसत जो होता है कुल लागत को कुल इकाइयों से भाग देने पर प्रति इकाई लागत आती है। मुख्य अंतर यह है कि सीमांत लागत केवल एक अतिरिक्त इकाई की लागत पर केंद्रित होती है, जबकि औसत लागत सभी इकाइयों की लागत पर केंद्रित होती है। तो अब अतिरिक्त जो सीमांत लागत है उसको अगर आप समझेंगे तो उसको सिंपली आप कवर कर पाएंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो होती है टोटल कॉस्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट हुई उसमें से टोटल जो टोटल कॉस्ट है उसमें से आपको एक इकाई की जो लागत, जो पिछली इकाइयों की लागतें हैं उन्हें घटाना है। तो टोटल कॉस्ट माइनस इसमें आपका टी सी एन, देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट माइनस एन माइनस टी सी एन माइनस 1। कहने का मतलब है कि वर्तमान कुल लागत और पिछली कुल लागत, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान समझना, 9 इकाइयाँ मान लो बनती हैं, 9 यूनिट्स। ठीक, 9 यूनिट्स की लागत कितनी आ रही, 90 रुपये। अब अगर 10 इकाई बने तो कुल लागत अगर आए 101। ठीक, तो जो एक अतिरिक्त इकाई बढ़ी है, एक अतिरिक्त इकाई कितनी बढ़ी, 9 से 10 हुई 1 इकाई। ठीक, कुल लागत में कितना अंतर आया, 90 से 110 के बीच में 11 रुपये। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कही जाएगी, कितनी, एक इकाई की मार्जिनल कॉस्ट 11 रुपये कही जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट में जो पिछली कुल लागत को घटा देने से जो आ जाता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, संतुलन कीमत और बाजार संतुलन में अंतर कीजिए। ठीक, मुख्य अंतर देखिए संकलनात्मक अंतर है। बाजार संतुलन क्या होता है, यह एक व्यापक स्थिति है जहां बाजार में मांग और पूर्ति के बीच कोई कमी या अधिक या अतिशेष नहीं होता है।
देखिए बाजार संतुलन क्या ऐसी स्थिति है जब मांग और पूर्ति, मांग क्या है, डिमांड यानी जो उपभोक्ता मांगता है, जो चीज़ें उपभोक्ता खरीदते हैं, मांग कहते हैं। और पूर्ति का मतलब जो उत्पादकों को द्वारा वो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इनमें कोई अंतर ना हो, जितना ही मांग है उतनी ही पूर्ति हो, तो उनसे कहेंगे बाजार संतुलन। कीमत संतुलन क्या है, यह एक विशिष्ट मूल्य है जिस पर बाजार संतुलन प्राप्त होता है। तो यह बाजार संतुलन का एक परिणाम है। कीमत क्या होती है, जैसे 10 रुपये पर, ठीक है, डिमांड किसी वस्तु की है डी 10 इकाई, और पी प्राइस चाहता है 10 रुपये पर यूनिट, ठीक। तो 10 रुपये पर यूनिट ये क्या हो गए आपकी, ये हो गया आपका संतुलन कीमत, यानी जो कीमत है वो 10 रुपये प्रति इकाई है और मांग है 10 इकाई है। तो इसे हम कहेंगे कि 10 इकाइयाँ यदि 10 रुपये प्रति इकाई कैसे मांगी जाती हैं, तो 10 रुपये प्रति इकाई संतुलन कीमत हो गई और जो 10 इकाई है वो मांग हो गई, ठीक। तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, किसे कहते हैं, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखिए क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह अनुपात है जो बताता है कि आय में वृद्धि होने पर व्यक्ति या अर्थव्यवस्था का उपभोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कितना बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ये क्या है, ये एक अनुपात है जो बताता है कि आय में वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, यानी यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च बढ़ाता है, अतिरिक्त जो आय बढ़ी है उसका कितना हिस्सा वह खर्च करता है, उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, MPC। यह अतिरिक्त आय का वह हिस्सा है जिसे खर्च किया जाता है, ना कि बचाया जाता है, ठीक। तो ये इसका मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, एक उपभोक्ता की जो आय बढ़ती है, ठीक है, उसका वो कितना हिस्सा मार्केट में खर्च करता है, उसे कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, ठीक। उदाहरण है, यदि आपकी आय 100 रुपये बढ़ती है और आप 80 रुपये खर्च करते हैं तो MPC आ जाएगा 0.08, ठीक है, 80 इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो ये आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके बीच डिफरेंस को ही हम बचत कहेंगे, ठीक। संबंध क्या है, आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है लेकिन आय का कुछ हिस्सा बचाया भी जाता है, जिसे सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, MPS, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ठीक। तो मार्जिनल क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये टोटल कितने का होगा, टोटल को जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा। गरीब और अमीर, आमतौर पर गरीब लोगों की MPC अधिक होती है, ठीक, MPC अधिक होती है क्योंकि वे ज़्यादा खर्च करते हैं, और अमीर लोगों की कम होती है क्योंकि वे ज़्यादा बचत करते हैं, ठीक है। आपको अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, देखो गरीब लोगों की अगर आय बढ़ती है तो वो तेज़ी से खर्च करते हैं, ठीक है, और अमीर लोगों की आय बढ़ती है तेज़ी से बचत करते हैं क्योंकि वो खर्च पहले से ही उनका एक निश्चित सेट होता है, उससे ज़्यादा वो बढ़ाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों और अमीर लोगों में जो MPC की प्रवृत्ति होती है, गरीबों में खर्च करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और अमीरों में बचाने की ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, ये तो पहले ही लेसन में होती हैं, ठीक है। तो इसे आप तैयार कर लेंगे। क्या कितना उत्पादन किया जाए, पहली होती क्या उत्पादन किया जाए और कितना, कैसे उत्पादन किया जाए, फिर है किसके लिए उत्पादन किया जाए, और उसके बाद आता है आपका ये 3 इन्होंने बताई हैं।
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी, ठीक। तो इकोनॉमी में क्या है कि उत्पादन है और इनकम है। सभी आपकी जितनी क्रियाएं होती हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, सब कहाँ हो रही हैं? एक अर्थव्यवस्था में हो रही हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, एक अर्थव्यवस्था जो सेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था है, जिसको कोई संचालित कर रहा है, चाहे सरकार संचालित कर रही हो या संपूर्ण एक व्यवस्था होगी वो संचालित कर रही होगी, तो उसमें ये देखना होता है कि उसको तय करना पड़ता है कि कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, कितना उत्पादित किया जाए। ये एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या बन जाती है कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। उन सीमित संसाधनों को कहाँ पे प्रयोग किया जाए अधिकतम लाभ हो, ठीक है। तो ये अब का है। अब आता है एक क्वेश्चन, स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में भेद कीजिए, ठीक। तो स्थानापन्न क्या होता है? स्थानापन्न का मतलब होता है कि इसको क्या कहते हैं, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु, ठीक। एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग, ये क्या हो गया? स्थानापन्न। पूरक क्या मतलब होता है? एक साथ दो वस्तुओं का प्रयोग, दो वस्तुओं का प्रयोग, ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक। तो जब एक के स्थान पर दूसरी वस्तु उपयोग की जाती है तो कहते हैं हम उसको स्थानापन्न वस्तु। जैसे चाय और कॉफ़ी बहुत फेमस है कि चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग, ये आपका स्थानापन्न प्रयोग है। और पूरक में जैसे कार और पेट्रोल, कार के साथ पेट्रोल चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं होती हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणा, ठीक। इससे हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है और एक आगे क्वेश्चन भी है राष्ट्रीय आय की अवधारणा का, उसमें भी डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी देश की एक निश्चित अवधि, ठीक है, आमतौर पर हम 1 वर्ष ले लेते हैं, इसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक। कहने का मतलब है कि एक देश में जितनी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उन कुल उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, जो कि देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है। देश की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है, ठीक है। नेशनल इनकम, जिसमें क्या है? मजदूरी है, किराया है, ब्याज है, लाभ है, जैसे आय के साधन शामिल होते हैं। जिसमें कंसेप्ट क्या है? जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, जिसे विभिन्न मापनों से मापा जाता है, ठीक है। फिर है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, क्या होते हैं? इसमें केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल हो जो उपभोग के लिए तैयार होती है, ना कि मध्यवर्ती यानी इंटरमीडियरी वस्तुओं को हम हटा देते हैं। इंटरमीडियरी वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे मान लो आपको हम बताते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क आपका एक तो डायरेक्ट कंज्यूम होता है, डायरेक्ट कंज्यूम हुआ यानी उपभोक्ता ने उसे पी लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा है मिल्क, तो ये क्या हो गया? ये अंतिम वस्तु है। लेकिन दूध का अगर प्रयोग, ठीक है, चाय बनाने में हो रहा है, टी भी तो बनती है। जब टी बन रही है दूध की, तो दूध का डायरेक्ट प्रयोग नहीं हो रहा, दूध का चाय के साथ यूज हो रहा है, तो उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? मध्यवर्ती वस्तु, ठीक। 1 वर्ष की अवधि, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च। मौद्रिक मूल्य और कारक मूल्य, आय, फैक्टर इनकम, इसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी को मिलने वाला प्रतिफल शामिल है, ठीक। आपको पता है कि श्रम में मजदूरी मिलती है, भूमि को किराया मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, उद्यमिता को
लाभ मिलता है। उद्यमिता का मतलब होता है साहस, किसी कार्य को करने का साहस। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद होता है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, चाहे उत्पादन किसी ने किया हो। ठीक है, तो इसे सकल घरेलू उत्पाद, यानी देश की सीमाओं में, देश की सीमाओं में। ठीक, तो जो आपका देश है उसकी सीमाओं में जो उत्पादन होता है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस भारत देश की सीमाओं में जो भी उत्पादन होगा, चाहे वो देशी सीमाओं में हो या ये कहाँ हो, या अपना जैसे समुद्र जो भी आपका क्षेत्र लगता है वहाँ हो, वो कुल मिलाकर के ये जो टोटल उत्पादन है इसी को हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, देश के नागरिकों, चाहे देश के अंदर हो या बाहर हो, उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध क्या है, शुद्ध में जो आपका सकल है, ठीक है, जीएनपी, सकल में से यदि ह्रास घटा डेप्रिसिएशन। ठीक, ह्रास क्या होता है, ह्रास क्या होता है कि जो टोटल उत्पादन हो रहा है, जिनके बीच में जो भी चीज वस्तुएं यूज हो रही हैं उनमें जो कमी आ रही है, जिनके मूल्य में कमी आ रही है, उसको ह्रास कहते हैं। ठीक, तो ह्रास को घटाने पर जो आता है उसे एनएनपी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है, 10 आता है। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन जो है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, आपको पता है कि एक जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी देश की सीमाओं में जो उत्पादन है, एक देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ये आपका हो गया जीडीपी। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो आएगा उसे कहेंगे औसत आय। ठीक है, प्राप्त औसत आय, जो औसत जीवन स्तर, आर्थिक उत्पादक क्षमता का सूचक है, विभिन्न देशों के बीच तुलना करने में मदद करता है। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगी पर कैपिटा इनकम या पर जीडीपी पर कैपिटा। ठीक, इसके बाद आपका जो है ठीक, तो हम यहाँ पे इस वाले पीडीएफ में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगले का वीडियो में हम आपको आगे अन्य क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें आप कंप्लीट करिए, फिर अगले वीडियो में बाकी शेष को डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, उसे थोड़ा कोशिश करेंगे 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम कल लेकर के आएंगे। सेकेंड पार्ट में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया और इन्हें आप नोट कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को सर्कुलेट करिए और कहिए इकोनॉमिक्स की बेहतर तैयारी करें। इसकी समझ से आपको तो एक सामान्य ज्ञान भी मिलता है और दूसरा आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मत लिखो, आप सटीक लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कल। ठीक, ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।